हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा परसेंटेज का, प्रतिशत का। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी चीज़ों को समझना, मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना। थोड़े से आप इसमें परसेंटेज का जो अंतिम पार्ट रहेगा, ठीक है, इसमें आप सब चीज़ों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए मेरे साथ चलना पूरी तरीके से। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरी क्या क्या भावनाएं रहेंगी। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है ना। तो काफ़ी समय बाद इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय लग गया था हमें यहाँ तक आने में, और फिर आज क्लास को आगे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फिर मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मंडे से, है ना। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कुछ आपने पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उन क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान से देखते हैं। आपकी पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस में कैसे कैसे बात करता है। देखिए, ये कह रहा है एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में से उत्तीर्ण अंक होंगे, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन ए टेस्ट one must score 38%. Then in 45 marks the passing score is, ये आपसे पूछा गया। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है। अभी आगे देखते हैं इसमें पासिंग मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से देखते हैं। इससे थोड़ी सी शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से ये वाले कंसेप्ट की। चलिए, अब इसको देखेंगे आप। यहां पर कह रहा है कि टोटल नंबर 45 थे, उसमें से अगर ये 38% नंबर ले आता तो पास हो जाता। सिंपल सी कहानी थी। 5 पर जा रहा है, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 20, 5 दूनी 10, ये कट गया, और 2 पर कट रहा है 10 और 19। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रही थी, ठीक है। आप इसको गुना करते 19 9 171, 171 बटा में 10 तो बन जाता 17.10, 17.10, ठीक है। 1 2 1 1 0, तो ऑप्शन डी इसका क्या होता, परम सत्य आंसर होता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें पासिंग मार्क्स में और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान से हम उन सब की चर्चा करेंगे। आरआरसी ग्रुप डी 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप ये क्वेश्चन बता सकते हैं इसमें कैसे कह रहा है? ये कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए और वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे? ये आपसे पूछा गया कि कुल पासिंग मार्क्स क्या थे। धीरे धीरे उस डायरेक्शन की ओर बढ़ता हुआ, ये ध्यान से देखेंगे आप कैसे कह रहा है। ये कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक वह लेकर आया और 67 नंबरों से फेल हो गया। मतलब 133 नंबर तो लेकर आ गया, अगर वो 67 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो मतलब अगर यहां पर मैं पासिंग मार्क्स की बात करता हूं तो कितने हो गए? 200 हो गए, यही होगा। तो अगर वो 200 नंबर ले आता तो पास हो जाता। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे हमेशा जो उसने लिखा है कि उसने 133 अंक लाए और वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया। मतलब 67 नंबर अगर और ले आता तो पास हो जाता। इस लाइन को आपने पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है। He got 133 marks and he was declared to be failed with 67 marks। मतलब अगर वो 67 नंबर और ले आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। और पास होने का परसेंटेज क्या है? 40%।
हमसे कुल नंबर पूछे गए हैं, तो 100% का मान क्या होगा, मैं 100% का मान बता दूंगा, 200 बटा में 40 गुना में 100, ये 100% का मान हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर कितने थे, मैक्सिमम नंबर थे 500। 500 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 500 इज द राइट आंसर। यहां तक कहानी सबको पता चल रही है। अब आएगा इसका भी, जो ओरिजिनली हम जिस क्वेश्चन पर आना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखा जाता है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आज भी आपके एग्जाम में बार बार देखा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत दमदार है भाई साहब। ये क्वेश्चन आज भी आपके एग्जाम में क्या है, बार बार देखा जाता है। ठीक है, ये चैप्टर है आपका परसेंटेज, ये आज भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक हैं, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप थोड़ा आराम से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर आंसर करेंगे। कैसे, यहां पर ये कहना चाहता है कि राजीव को नंबर कितने मिले हैं, 20% नंबर मिले हैं राजीव को। अगर इसको 24 नंबर और मिलते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। क्योंकि ये 24 नंबर इसको कम मिले हैं, उसी कारण से ये फेल हुआ है। अगर इसको 24 नंबर और मिलते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखो, अरविंद को कितने नंबर मिले हैं, 45% नंबर मिले हैं अरविंद को। अगर वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब उसको 26 नंबर ज्यादा मिल गए। अगर मैं इसमें से 26 को माइनस कर दूं तब भी ये क्या होंगे, पास ही होगा। भाई साहब, ये दोनों क्या है, पास और पास बराबर हो गए, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। यहां पर ये कहना चाहता है कि अगर उसको 24 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यहां पर कह रहा है कि अगर उसे 26 नंबर कम भी मिलते तब भी वो पास हो जाता, है ना। 26 नंबर क्या है, एक्स्ट्रा है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। 25% हुआ माइनस, हम परसेंटेज को परसेंटेज में ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और नंबर को नंबर में कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो 25% किसके बराबर आया, 50 के बराबर आया। इसी तरह से हमसे पूछा गया कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर 25% 50 के बराबर है तो 50 भी 25% के बराबर है। मैं यहां पर 24 का मान निकाल लेता हूं कि 24 का मान क्या होगा। ये हो जाएगा 25 बटा में 50 गुना में 24, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और हम इसको काटेंगे 12, तो 12% आ गया। आप अगर 20 में 12 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। 32% इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप यहां पर 26 का भी मान निकाल सकते थे। अगर आप 26 का मान निकालते तो 45% में से उसको माइनस कर देते। जैसे ही आप 45% में से उसको माइनस कर देते तब भी आपका आंसर क्या आता, 32% ही आता, 32% ही आता। इसको लेकर आपको पूरी तरह से निश्चिंत रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें ये आपसे नंबर पूछता कि उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज क्या था, या फिर कितने नंबर चाहिए थे। आप दोनों में से हर एक चीज को बता सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन क्या होगा उसको ध्यान से देखेंगे आप। अगले क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, इसी से आपका यहां पर पता चलेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। देखिए, कमीशन की दर 4% से 5% पर बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि 25 कहां से आया। अरे बाबा ना मानेगा, ठीक है। 45 में से 20 को माइनस किया 25%, इस 26 को उधर लेकर जाएंगे तो 24 और 26 जुड़ जाएगा 50, ऐसा ही तो हुआ। अब देखो इसमें कैसे कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। ये कह रहा है कि जो कमीशन की दर है हमने उसको 4 से 5% कर दिया।
पहले कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए पे 4 रुपए का कमीशन लेता था कि मैं भाई तुम्हारा 100 रुपए का सामान बिकवा रहा हूं तो 4 रुपए मैं रखूंगा। अब वो क्या करता है, 100 रुपए के सामान पर 5 रुपए का कमीशन ले रहा है कि अगर 100 का सामान बिकेगा तो 5 रुपए मैं रखूंगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका कमीशन बढ़ रहा है, ठीक है, आप मान लेते हैं कि बीच में जो दलाली कर रहे हैं वो वाला ब्रोकर का काम कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, तो आपका क्या होगा, जो आपने दलाली आपने कमाई, जो बीच में जो पैसा कमाया, ठीक है, तो वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि भाई साहब क्या हो रहा है, अब आप 100 रुपए पर 5 रुपए ले रहे हैं, पर हो सकता है कि अगर बिजनेस डाउन आ जाए तो आपका पैसा बढ़े भी ना। ये भी हो सकता है कि जो टोटल सेल है, कि मान लेते हैं पहले टोटल सेल हो रही थी 1000 रुपए की, अब 500 क्यों नहीं होने लग जाए, तो आपका रुपया तो बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। इसी पैटर्न पर ये खेल रहा है कि मान रहा है कि पहले सेल S1 थी, पहले सेल S1 थी तो उसका 4% ये कमीशन लेता था। अब सेल S2 है तो उसका 5% कमीशन लेता है, और ये दोनों दलाली जो हैं वो बराबर हैं, है ना। जो अगर सेल S1 थी कि भाई पहले 1000 रुपए का सामान बिक रहा था तो उसका 4%, आज 500 का बिक रहा है तो उसका 5%, ये दोनों बराबर हैं। ये उसने ही तो लिखा कि उसकी आय में कोई चेंज ही नहीं हुआ, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं समझ गया भाई साहब, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो S1 अपॉन S2 इसका रेशो क्या आ गया, 5:4 आ गया, 5:4 आ गया। तो हमें यहां पर पता चल रहा है कि पहले अगर, ठीक है, बिजनेस व्यवसाय 5 रुपए का हो रहा था, 5 यूनिट का हो रहा था, तो अब 4 यूनिट का होने लग गया, तो व्यवसाय में कमी आ गई। कितने परसेंट की, 20%। व्यवसाय डाउन आ गया नीचे, 20% इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, 20 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए आप, जिनका भी आंसर आ रहा है 20, बिल्कुल अच्छे से खेल गए। देखिए इस कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत चर्चित है ना, जिसको लेकर विद्यार्थी बहुत बार बहुत चीज़ों को सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। इसको देखेंगे आप ध्यान से, जो ये कमीशन को लेकर बातें की जा रही हैं इसको ध्यान से देखेंगे। कमीशन के ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, 2, एक तो पूरा डिटेल में करेंगे, एक हम इसका शॉर्ट तरीका भी देखेंगे। दोनों तरीकों को आप ध्यान से समझना। अब इसका आंसर करेंगे आप। क्या कह रहा है ये लड़का, क्या क्या परेशानी हुई इसको? मुझे लग रहा है कि कोई इसकी बात को देखकर मुस्कुरा दिया है, इसलिए ये ज्यादा थोड़ा सा हवा में है। देखते हैं क्या कहना क्या चाहता है। बहुत अच्छे, जिनका भी आंसर आ रहा है 32,500, ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है 32,500 भाई साहब, उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वो बिल्कुल सही खेल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कर कैसे सकते हैं। 2 तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को समझ गए तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाता है जब हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये कह रहा है कि एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% है, कि अगर 10,000 रुपये की सेल होगी तो भाई साहब 5% इसको मिल जाएगा, और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। मालिक ने कहा है कि भाई साहब अगर तुमने उससे ज़्यादा की जो भी बिक्री होगी उस पर तुम्हें 4% कमीशन मिलेगा, क्योंकि सेल बढ़ रही है ना। तो उसे अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 31,100 रुपये दे दिए कि भाई ये आपका आज का रुपया मैंने दिया। उसकी बिक्री की राशि क्या थी, ये हमसे पूछा कि उसने कितने रुपए का सामान बेचा था। देखो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, बहुत बेसिक से भी जा सकते हैं और पूरा डिटेल में भी जा सकते हैं। बेसिक क्या है, पहले बेसिक की बात करते हैं कि मान लेते हैं उसने सेल किया X रुपए का, तो सबसे पहले तो मतलब 10,000 रुपये से ज़्यादा का ही सेल किया उसने, तो 10,000 रुपये तक वो 5% अपना कमीशन काटेगा, यही होगा, इतना कमीशन वो काट लेगा 10,000 रुपये तक का। तो वो बाकी कितना पैसा जमा करवाएगा, 95% जमा करवाएगा, क्योंकि 5% तो उसने अपना कमीशन काट ही लिया है। तो वो क्या करेगा भाई साहब, 95% पैसा जमा करवाएगा इतने पैसे पर।
अब पैसा बचा कितना सेल में से, x माइनस 10,000 बचा। इस पैसे में वो 4% कमीशन काटेगा और कितना पैसा जमा करवाएगा, 96% जमा करवाएगा। यही होगा, 96% जमा करवाएगा। और मुझे बताएं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसने कितना पैसा जमा करवाया, दे रखा है कितना, 31,100 रुपए उसने जमा करवाए, यही दे रखा है। देखो ये वाला 100 अभी है, इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं ताकि हम उसको उधर मल्टीप्लाई कर सके आराम से। अगर आपने काट भी दिया तब भी कोई खास बात नहीं है, जैसा आपका मन चाहे, ठीक है। हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं, हम इसमें कैसे कैसे इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं हम इसको अब आगे। जैसे आप इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसको ऐसे काटो मत, ठीक है, बने रहने दो इसको भी ऐसे बने रहने देते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ों को या फिर काट लें इसको, चलिए काट लेते हैं, ऐसे काट दिया इसको, ठीक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 9500 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 96/100x, माइनस में क्या होगा 9600 होगा, यही होगा। और बराबर किसकी आएगा, 31,100 के बराबर आएगा। अब देखना आप इसको माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, -100 उधर चला जाएगा, 96x/100 उधर माइनस जाकर जुड़ेगा तो 31,200, यही होगा। अब देखो ये कितने पर कट रहा है, अब इसको हम कैलकुलेट देखते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि ये कितने पर कट रहा है। 12 पर कट रहा है, हमने इसको देखा 12 8 96 और 12 दूनी 24 का मतलब, हाँ 12 पर कट रहा है भाई साहब, 12 8 96, 12 दूनी 24, 12 छीके 72, ठीक है। और देखो कितने पर कट रहा है, 4 पर कट रहा है, 4 पर देख जाए, पर 8 पर ही कट रहा हो क्या पता। ये अगर हम इसको 8 पर चेक करते हैं तो ये 8 पर अगर गया, 8 पर नहीं, चलो 4 पर ही काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, और फिर हम इसको 13 पर काट लेते हैं, 1300, ऐसा हो जाएगा। 25 और 13 को गुना कीजिए, 13 5 65, 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 32, तो भाई साहब सेल कितने की हो गई, 32,500 की हो गई। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। अभी इसका शॉर्टकट देखेंगे, पहले इसका पूरा ब्रीफ में देख लीजिए, एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो 10,000 तक की जितनी भी सेल होगी उस पर ये अपना 5% का कमीशन काटेगा और 95% जमा करवा देगा, बोलेगा कि भैया 95% अपने पास रख लो। तो 10,000 का 95% इसने दुकानदार को दे दिया अपना कमीशन काट के। x रुपए की सेल हो रही थी, 10,000 का तो कमीशन दे दिया, बाकी कितना बच गया, इतना रुपए बचा, x माइनस 10,000 रुपए बचा। इस पर भी 4% कमीशन काटेगा और 96% पैसा जमा कर देगा। टोटल कितना पैसा जमा किया, 31,100 रुपए जमा कर दिया, 31,100 रुपए। हमने 0 से 0 काटा, 96/100 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये 9600 बन गया, ये 96/100x बन गया। नेगेटिव का 100 बचा, उधर गया तो पॉजिटिव का हो गया, 31,200 बन गया। काटा पीटी कर दी भाई साहब, x का मान क्या आ गया, 32,500 आ गया। ये थोड़ा लंबा तरीका है ना। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि हम टाइम को वेस्टेज कर रहे हैं। अगर हम इसका शॉर्टकट देखें तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे, मेरी भावनाओं को समझना। इसका शॉर्ट कैसे होगा, ध्यान से आप देखना। हम ये मानकर चलते हैं कि भैया ये अपना कमीशन हमेशा 4% काटता है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये अपना कमीशन हमेशा 4% ही काटता है। मेरी बात को सुनना, ध्यान से देखना, शॉर्ट बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपए पर भी ये 4% का ही कमीशन काटेगा, पर ये एक्चुअली कितने का काट रहा है, 5% का। मतलब जो 1% पैसा है जो अपने पास रख रहा है, इसको वो दुकानदार को देना चाहिए, तभी तो 4% का कमीशन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 1% का पैसा है, मतलब 100 रुपए है, ये किसको देगा, दुकानदार को देगा, अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि पूरे पैसे पर क्या कर रहा है, 4% का कमीशन काट रहा है। अब तो दुकानदार के पास कितना पैसा पहुंचेगा, दुकानदार के पास पहुंचेगा 31,200, क्योंकि भैया ये 100 रुपए और भी जमा करवा देगा। 31,100 तो उसको पहले ही मिल रहा था, हमने 31,200 दे दिया अब उसको। इसने अब पूरे व्यापार के बिजनेस पर 4% कमीशन को काट लिया है। टोटल सेल कितना हुआ था, 100% का, और यहां पर इसने कमीशन काट लिया 4%, तो ये 96% किसके बराबर आ गया, 31,200 के बराबर आ गया। तो 100% क्या होगा, जो सेल हुई, हमें 100% का मान बताना है। 31,200 बटा में 96 गुना में 100, देखो कितने पर कट रहा है, 12 पर फिर से काट लेते हैं, 12 8 96, 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 छीके 72, ये कट गया। और अब इसको काट लेते हैं हम 4 पर,
4 पर काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 25, फिर इसको 2 पर उड़ा देते हैं तो 1300। आप 25 और 13 को भी मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, तो कितना आंसर था 32,500। यही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको समझा रहा हूं, मैं पूरी तरह से ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैंने अपना कमीशन 4% काटा, तो अब सब पर बराबर हो गया। पूरी सेल पर मैंने 4% का कमीशन काट लिया। वैसे तो मैंने 10,000 तक की सेल पर 10,000 तक की सेल पर 5% का कमीशन काटा था, तो मैं 1% पैसे को क्या करूंगा, दुकानदार को और जमा करवा दूंगा। मतलब मैं दुकानदार को 31,200 रुपये जमा करवा दूंगा। ये अब सब पर मैंने 4% का कमीशन काट लिया, दुकानदार को 96% पैसा जमा करवा दिया, तो 100% किसके बराबर आ गया, 32,500 के बराबर आ गया। 32,500 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को देखिए, चलिए इसमें कुछ है नहीं खास, इस तरह के क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके आज भी इसी लय में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत दम रखते हैं आज भी, और आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए जरूर बनता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत दम रखता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अभी इस पर लेटेस्ट क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको कि लेटेस्ट कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप इसको देखेंगे ध्यान से अच्छे से। आप इसका आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है। ए की आय का 5%, ए की आय का क्या कह रहा है 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। ए की आय का 5% कह रहा है, ठीक है, बी की आय के 15% के बराबर है, 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2,000 रुपये हो तो ए की आय क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन कट रहा है बाबा, थोड़ा सा देखियो, कट रहा है क्या, दिख रहा है सही से। चलिए अब देखेंगे। तो हमें यहाँ पर पता है कि हमें पहले अनुपात का रिलेशन बनाना होगा, है ना, 5 तिया 15। तो ए और बी का रेशो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब फिर से देखो, ये कह रहा है कि बी की आय का 10% किसके बराबर, सी की आय के 20%, तो परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 उड़ गया। तो बी और सी का रेशो बताओ कितना आ गया, 2:1 आ गया। ए बी सी का अनुपात क्या आ रहा है, क्या बता सकते हैं बहुत अच्छे से, 3 दूनी 6, 2 और 1, ये तो आंखों ही आंखों में निकालना आपको सिखा रखा है। 1 किसके बराबर दे रखा है, सी का मान किसके बराबर दे रखा है, 2,000 के बराबर। आपसे पूछा क्या है, ए का मान पूछा है, तो 6 किसके बराबर होगा, 6 दूनी 12,000 के बराबर होगा। 12,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 12,000 इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे से अभी इसमें लेवल बढ़ने लग जाएगा, आप देखेंगे। आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको देखेंगे। आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको देखेंगे। इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। देखिए, अरुण की आय बाला की आय का 150% है। अरुण इनकम इज 150% ऑफ बाला इनकम, ऐसे करना था। अरुण की आय बाला की आय का कर लीजिए क्या है, 150% है।
चंदू की आय, आगे कह रहा है अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय, अरुण, बाला और चंदू की कुल आय दे रखी है, तो भाई साहब हमें चंदू की आय बतानी है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आप दो तरीकों से कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो आपके पास ये है कि भाई साहब आप इस क्वेश्चन में क्या करने लग जाएं, मतलब रेशो निकालने लग जाएं, अनुपात निकालने लग जाएं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ध्यान से समझना, हो सकता है आपने अनुपात से किया हो, काफ़ी सारे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने अनुपात से इस क्वेश्चन को किया हो। दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका क्या है, बात किस किस की हो रही है, अरुण की, बाला की और किसकी, चंदू की, इन तीनों की बात हो रही है। कह रहा है अरुण की आय बाला की आय का 150% है, और आगे कह रहा है चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। हम सबसे बेसिक क्या है, बाला है ना, मतलब शुरुआत कहां से हो रही है, बाला से सबसे पहला कंपैरिजन हो रहा है, तो हम बाला की आय को 100 मान लेते हैं। अगर बाला की आय 100 है तो अरुण की आय क्या है, 150 होगी, क्योंकि इसने खुद कहा है कि अरुण की आय बाला की आय का 150% है, तो 100 का 150% क्या होगा, 150 होगा। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, चंदू की आय क्या है, अरुण की आय की 120% है। ये मान हमने निकाल दिया, 12 5 60, 6 कैरी 12 और 6 80, 180 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है, फिर से इसको समझा रहा हूं, इसमें यही बनाना सबसे इंपॉर्टेंट था। अरुण, बाला और चंदू मानेंगे किसको, जिससे गेम शुरू होगा। जैसे बाला से गेम शुरू हो रहा है तो बाला को मान लिया, बाला को माना 100, तो अरुण कितना, 150, तो भाई साहब चंदू कितना, 150 का 120, 180। अब आप इसको काट दीजिए, जैसे जैसे आप इसको काटना चाहते हैं, 0 0 0 ये सब उड़ गया। आगे कट रहा है, नहीं आगे कुछ नहीं कटेगा। तो ये 86,000 के बराबर दे रखा है इन सब का जोड़, और चंदू की आय पूछी है हमसे, हमने इसको देखा 8 और 5 कितना, 13, एक कैरी भाई साहब, तो ये कितना गया, 43। तो हमें किसकी बतानी है, चंदू, तो 18 का मान निकालिए, 86,000 अपॉन 43 इंटू क्या होगा, 18 होगा, और ये कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 2000, तो 18 दूनी क्या होगा, 36 होगा। 36,000 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 36,000 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। समझे आप बात की गहराई को, बिल्कुल सबका आंसर आ भी रहा है। 36,000 मैं काफ़ी बंदों का देख पा रहा हूँ, 36,000 आपका सभी का आंसर आ भी रहा है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल पूछा जा भी रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या हो रहा है, एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। और देखिए, और आपको दिखाता हूँ, और इससे भी बड़ी सीरीज को पूछा जाता है। ठीक है, इससे बड़ी सीरीज को पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल 2018, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर कर सकते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, A is 20% less than B and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? ये आपसे पूछा। इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए दिख रहा है, यहां से कट तो नहीं रहा क्वेश्चन दिख रहा। देखो आपको यहां पर सबसे पहले एबीसी को मानना होगा। एबीसी, जितने बंदों की बात कर रहा है उनको लिख लो, एबीसीडी लिख लिया आपने। अब देखो यहां पर सबसे टारगेटिंग क्या होता है कि हम किस चीज को 100 माने कि क्वेश्चन पूरा आसान हो जाए। हमें ऐसे ही उसको 100 लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमारा मन किया भाई साहब हमने ए को 100 ले लिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम किस चीज को 100 माने कि हमारा क्वेश्चन आसान पड़ जाए। क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। देखो ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है। मतलब ए का रिलेशन किससे है, बी से। और आगे देखो सी और डी का रिलेशन है, फिर डी का ए से रिलेशन है। तो सबसे बेसिकली फंस कौन रहा है, अकेला बी फंस रहा है। तो मैं बी को 100 मान लेता हूं। अगर मैं बी को 100 मानूं, ठीक है, तो ए क्या है, 20% कम हो जाएगा इससे, तो ए हो जाएगा 80।
आगे बढ़ो। सी और डी की बात कर रहा है, मुझे सी और डी का आपस में कोई लिंक पता ही नहीं है क्या है, अभी इनको पढ़े रहने दो। अब आगे चलो, आगे कह रहा है डी ए से 25% कम है। डी है ए से, डी क्या है, ए से 25% कम है, तो कितना होगा 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, और भाई साहब 4 दूनी 8, तो डी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आगे चलो, सी डी से 30% अधिक है। सी क्या है, डी से 30% अधिक है, तो 130/100, भाई साहब ये कितना हो जाएगा 13 छीके 78, ठीक है, तो 78। अब बात बन रही है ना। एक बार फिर से समझा रहा हूं, आपको ऐसी टर्म को मानना होगा जिससे सब चीज़ों को निकालना आसान पड़ जाए। अगर आप ऐसी चीज़ को मानते हैं तभी मज़ा आएगा। अगर हमने कुछ भी ऊट पटांग हरकत की तो भाई साहब पूरा फ्लो टूटेगा, ये ध्यान रखना। फिर से समझा रहा हूँ, हमें ए बी सी डी सबको लिख लेना है। ए बी से रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है, डी ए से रिलेटेड है, तो अकेला कौन फंस रहा है, बी फंस रहा है। बी को मान लिया, बी को मैंने 100 माना तो ए आया 80, ए अगर 80 आया तो भाई साहब डी आया 60, डी अगर 60 आया तो सी कितना आ गया 78, 78 आ गया। यहां तक कहानी समझ आई। अब मुझे बी और सी में रिलेशन बताना है कि बी और सी का रिलेशन क्या होगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सी को ऊपर लिख लो, बी को नीचे लिख लो, क्योंकि सब में ऑप्शन ही ऐसा ही है कुछ। तो भाई साहब सी का मान क्या है 78 और बी का मान क्या है 100, तो सी किसके बराबर हो जाएगा 0.78 बी के बराबर हो जाएगा। सी किसके बराबर हो जाएगा 0.78 बी के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से पूरी बात को समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। एक क्वेश्चन आपको अभी दूंगा मैं खुद से करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे आगे तक। चलिए आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन आप इसी पैटर्न पर खुद से करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि आपको ऐसा क्वेश्चन समझ आ गया है कि नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। देखिए इसमें कैसे कह रहा है, ए बी सी डी 4 की बात कर रहा है, ए बी सी डी इन चारों की बात हो रही है। ए क्या है, बी से 20% कम है, और सी क्या है, सी इज 20% मोर देन डी। इफ डी इज 25% लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सच होगा, ये हमें बताना है। मैंने यहां पर देखा कि ए बी से रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है और डी ए से रिलेटेड है, तो मैं किसको एज्यूम करूंगा, मैं बी को एज्यूम करूंगा। भाई साहब एक हिंट आपको दे रहा हूं, मुझे पता है ए बी से रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है, डी ए से रिलेटेड है, तो मुझे पता है कि बी का मान मैं 100 मान लेता हूं। अगर बी का मान मैं 100 मानता हूं तो ए क्या होगा, ए भाई साहब बी से 20% कम होगा तो 80 होगा। आगे बढ़ता हूं, सी क्या होगा, डी से 20% अधिक होगा। सी और डी का तो रिलेशन पता ही नहीं है। आगे डी क्या है, 25% कम है ए से। डी है जो वो ए से 25% कम है, तो 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, भाई साहब ये भी उड़ लिया, तो कितना आ गया 60 आ गया। आगे देखो, फिर कह रहा है सी डी से 20% अधिक है। सी क्या है, डी से 20% अधिक है। भाई साहब इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, तो 12 छीके 72 आएगा। भाई साहब देखना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, भाई साहब बहुत शानदार खेल गए आप, बहुत ही अल्टीमेट खेले। जिनका भी बी आंसर आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन पूछने की कैडी संभावना रखता है। देखें अब आपसे पूछ रहा था बी और सी का रिलेशन, हमें पता है कि यहाँ पर बी और सी का रिलेशन हमें बताना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सी को ऊपर रख लेते हैं, बी को नीचे, क्योंकि सी छोटा है बी बड़ा है ना। तो सी किसके बराबर आ जाएगा, 0.72 बी के बराबर आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। सी इज इक्वल टू 0.72 बी। ऑप्शन बी ही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कहना चाहता है। ठीक है, सी किसके बराबर आ गया, 0.72 के बराबर आ गया, 0.72 बी के बराबर आ गया। सबको ये बातें बिल्कुल गहरी तरीके से समझ आई।
अब देखेंगे आगे और क्या कहना चाहता है, आगे की बात करते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको देखेंगे। इस पैटर्न पर मैं क्वेश्चन आपको पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। इस पैटर्न पर हम क्वेश्चंस को पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे। हिंदी में गलत है, करता हूं इसको सही, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सही कर लेंगे। एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दर्जे का गेहूं था। वीट सोल्ड बाय ग्रेसर हैड 10% लोअर ग्रेड वीट। हाउ मच केजी ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी एडेड टू द लोअर ग्रेड वीट। हाउ मच केजी, बताएं कि 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे दर्जे की गेहूं कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि निम्न दर्जे के गेहूं की प्रतिशत 5% रह जाए। हाउ मच केजी ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी एडेड टू द 150 केजी ऑफ 150 kg of lower grade wheat, है ना, so that the percentage of lower grade wheat remains at 5%। ये आपसे पूछा गया। इसको आपने पता है कैसे करना था, इसको आपने आंखों ही आंखों में कर देना था। जैसे आपको पता चल रहा है कि एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं के में 10% का निम्न दर्जे का गेहूं है। देखो कभी कभी हम दूध में पानी मिला देते हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी मिला देते हैं दूध में, है ना। हमें ऐसा लगता है कि भाई दूध ही तो है, पानी मिलाते रहेंगे क्या दिक्कत है। पर जब आप ज़्यादा पानी मिला दोगे ना दूध में, तो दूध पानी की तरह दिखने लग जाएगा, होगा बहुत ही ऐसा, पता नहीं, लस्सी सी अजीब सा बन जाएगा, छाछ सा बन जाएगा वो। आप उसको दूध कह ही नहीं सकते हो। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अच्छी क्वालिटी का दूध और मिला दो, भाई साहब वो फिर से वैसा हो जाएगा, पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी अपने आप, अच्छी क्वालिटी का दूध बढ़ जाएगा। मतलब पर एक बात इसमें यह समझने वाली है कि जो पानी आपने पहले मिला दिया था, अच्छा दूध मिलाने से क्या पानी कम हो जाएगा? नहीं, पानी तो कम नहीं होगा, पर दूध तो फिर भी बेटर कंडीशन में आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी के दूध को मिला रहे हैं, परंतु पानी की क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रही ना। आपने जितना पानी पहले मिलाया था, पानी तो उतना ही रह रहा है, तो पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। इसी कंसेप्ट पर हम यहां पर काम करते हैं। आपने एक पंसारी क्या कर रहा है, गेहूं बेचना चाहता है, उसमें 10% निम्न दर्जे का गेहूं है। बताएं कि 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे दर्जे की मात्रा को, देखो गेहूं कितना है, 150 किलोग्राम है, इसमें 10% क्या है, निम्न दर्जे का गेहूं है, यही है। अब हमने इसमें कुछ और गेहूं मिला दिया तो टोटल क्वांटिटी क्या हो गई? ए हो गई। नया जो नई टोटल क्वांटिटी बन गई वो ए हो गई। अच्छी क्वांटिटी का वाला गेहूं मिला दिया, है ना। परंतु उससे हुआ क्या, जो पुराना जो निम्न दर्जे का गेहूं था वो क्या हो गया, वो 5% हो गया, परंतु उसकी क्वांटिटी तो फिक्स रही ना, जितने किलोग्राम वो पहले था उतने किलोग्राम अब है। जैसे पानी वाली बात, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो भाई साहब टोटल क्वांटिटी अब गेहूं की कितनी हो गई? 300 हो गई। अब जो पहले गेहूं 150 किलोग्राम था अब 300 किलोग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 150 किलोग्राम उसमें ऊंचे दर्जे का गेहूं को मिला दिया, 150 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पूछता है, उसकी यही इच्छा रहती है कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पूछूं। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं, उसके लिए आपका नज़रिया क्या है। इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। इलेक्शंस वाले कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए ताकि हमें उसकी बात को समझने में आसानी हो। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन की भावना को समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे आप। आपके इस पैटर्न में जो भी मैं क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूं, जो भी मैं क्वेश्चंस को अपने पास रखे हुए हूं, उन सब में आपके एनटीपीसी के जो भी 2020 के क्वेश्चंस आने के चांस बनते हैं वो सब कवर हो रहे हैं।
आपका पेपर जो बनेगा भाई साहब बिल्कुल मस्त रहेगा, ठीक है। बहुत फाड़ू तरीके से हम इसमें कवर कर रहे हैं सब चीज़ों को। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, मतों की कुल संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया। देखो इस एक बात आपको यहाँ पर समझनी थी कि अगर 100% मत पड़ रहे हैं तो एक बंदे को 40% मत मिल गए तो दूसरे को कितने मिल गए, 60% मिल गए। अगर आप इसको परसेंटेज में समझ नहीं पाते हो, ठीक है, विशाल सिंह जी बात को रख दिया है आपकी, क्यों आप इतना चिंतित हो रहे हैं, देख लीजिए भाई साहब इनको। अगर आपके पास 100 टोटल मत डले तो एक व्यक्ति को 40 मिले तो दूसरे को कितने मिले, 60 मिले, यही हुआ भाई साहब। अगर एक को 60 मिले और दूसरे को 40 मिले तो हारने वाले व्यक्ति को कितने कम मिले, 20 मत कम मिले। ये 20 किसके बराबर दे रखा है, 100 के बराबर दे रखा है। तो 100 किसके बराबर होगा, क्या आप 100 का मान बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम 100 का मान बता सकते हैं। किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। 500 इज द राइट आंसर। 500 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे, आप परसेंटेज में भी इनको रख सकते थे। अगर आप इनको परसेंटेज में रखते तो यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ यही होता, तो ये परसेंटेज और परसेंटेज आपस में कट जाता, यही होता। ये परसेंटेज और परसेंटेज आपस में क्या हो जाता, कट जाता। तो सिंपल सी कहानी थी इस क्वेश्चन की, है ना, इसमें कुछ था ही नहीं। अब थोड़ा सा इसमें लेवल और थोड़ा करके इसको ऊपर लेकर चलेंगे, ठीक है। ध्यान से आप समझना, जैसे 95 नंबर है, इसको देखेंगे आप ध्यान से, ग्रुप डी में ये पूछा गया था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। इसको देखेंगे, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान दिया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल सी बात ये कर रहा था, कुछ कैडी बात नहीं की इसने। देखो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर किसी जगह पर 100 मत पड़ते हैं तो महिला कितनी है, उसमें 40 हैं जो वोट डालेंगी, तो पुरुष कितने होंगे, मेल कितने होंगे, 60 होंगे, यही होगा। ये मेल हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगी, यही होगा। अब कह रहा है कि उनमें से 40% महिलाओं को, 40% महिलाएं, 40% महिलाएं जो मेरे पक्ष में वोट डाल रही थी, मतलब 16 महिलाओं ने मेरे पक्ष में वोट डाला, और 60% पुरुषों ने, मतलब 36 लोगों ने यहां पर मेरे पक्ष में वोट डाला। मेरे मतों का प्रतिशत बताइए, 6 6 12, 1 कैरी, 3 और 4 और 1 5, 52। भाई साहब जीत रहा हूं मैं तो। भाई साहब कितने परसेंट हो जाएगा, 52% हो जाएगा। 52%, अरे भाई साहब मेरा तो 52 आ रहा है, आप जिनका भी 24 आ रहा है भाई साहब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। जिनका भी 24 आ रहा है क्या हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। 52% होगा। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 40 महिला तो 60 कितने मेल, तो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, कि इसका 40 का 40% मतलब 16 और इस 60 का 60% मतलब 36। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि टोटल मेरे पक्ष में कितने वोट डले, 52। 100 में से 52 लोगों ने मेरे पक्ष में वोट डाल दिए, तो 52% वोट मेरे पक्ष में डल गए। आगे देखते हैं और देखिए, और इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। आरआरबी जेईई 2019 में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, जल्दी से देखेंगे। भाई साहब जिनका भी 24 आ रहा है नाम आनेगा, हैं करता रहेगा ये सब हरकतें। In an election, a candidate won by getting 75% of the valid votes. एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों में से विजयी 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया। देखिए, जब कभी भी आपके सामने वैध अवैध की बात हो, वैलिड इनवैलिड की बात हो, तो उस जमाने को याद करना जब हम लोग मतलब स्टैंप लगाते थे, ऐसे
वो होता था, एक कागज़ होता था, उसके ऊपर ऐसे स्टैंप लगाया जाता था। उसमें क्या होता था, सबके ऐसे छपे होते थे टाइटल की, आप किसको वोट करना चाहते हैं, बीजेपी को, आप तो तब होती नहीं थी, कांग्रेस को, जैसे भी जो भी सरकारें होती थी उनको। कई बार वो ठप्पा क्या होता था, सेंटर में लग जाता था, मतलब ना बीजेपी ना कांग्रेस, डिसाइड ही नहीं हो पाता था, तो वो वोट क्या हो जाती थी, इनवैलिड हो जाती थी। तो ऐसी इनवैलिड जो ऐसी वोट्स होती थी उनको इनवैलिड वोट कहा जाता था। मान लो किसी बंदे ने एक से ज़्यादा वोट डाल दी तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसी कुछ वोट्स को अब क्यों गिनेंगे जब वो पता ही नहीं चल रहा उसका कि ये किसके खाते में जा रही हैं। तो हम उन वोट्स को तो हटा ही देंगे। अब उसके ऊपर चर्चा की जा रही है कि कैसे कैसे एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। ठीक है, कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत तो अवैध ही थे। अगर 100% टोटल वोट डाले गए उसमें से 15% तो भाई साहब अवैध थे, तो वोट सही वाले कितने थे, वैध कितने थे, 85% थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की कुल मतलब संख्या में बतानी थी, कुल संख्या क्या हो गई, मतलब अगर 5,60,000 टोटल वोट डले उसमें से 85% ही वैध डले, यही हुआ। और इस वैध मतों में से भी 75% उसको मिल गए और उसी से वो जीत गया। और इसी की हमें संख्या बतानी थी, 0 ये सब उड़ गया। वैसा अब आप इसके ऊपर डिजिटल सम लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि डिजिटल सम से ही आसान हो सकता है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसकी। फिर देखते हैं, अगर नहीं लगेगा तो बात अलग होगी। 5 और 6 11, 2 आया, 8 और 1 9, यहाँ पर 4 आया, 7 और 5 12 मतलब 3 आया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 मतलब 6। डिजिटल सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। चेक करते हैं, 7 और 2 9 9, यहाँ पर तो 5 आ रहा है, नहीं लगेगा। 8 और 2 10, 1 यहाँ पर देखते हैं, 7 और 3 10 और 5 15, 1 6 आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। अगर आप यहाँ पर भी डिजिटल सम लगाते तो यहाँ पर क्या होता, 5 और 3 8 होता, जबकि हमारा क्या आ रहा है डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो वैलिड नहीं होता, वो इनवैलिड हो जाता। तो हमारा 6 मैच करना चाहिए था, जो इस पर मैच कर रहा है 6। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। डिजिटल सम के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर, ये अवेलेबल है। ठीक है, आप सर्च कर लेंगे डिजिटल सम बाय अभिनंदन सर, आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। अब देखेंगे आगे, विन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। परसेंटेज में से विन डायग्राम के क्वेश्चंस को पूछता ही पूछता है ना, तो आप उसको भी कवर कर लीजिए। परसेंटेज में क्या करता है, विन डायग्राम के क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान से देखेंगे। शिवानी की समस्या तो दिखे, ये तो आपका ही कमेंट दिख रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन उधर से कट रहा है, इसको देखते हैं। विन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं ये, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इन आशिकी की जो आशिकी को संभालिए, ये क्या आशिकी कर रहे हैं इधर। चलिए अब देखना, ये कह रहा है किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40% हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, ये आपसे पूछा गया। देखिए, जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से करना, आप इसको ड्रॉ करना ऐसे। ठीक है, यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस की, और दूसरी जो बात हो रही है वो हिस्ट्री की बात हो रही है, इतिहास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इतिहास की बात हो रही है। देखो, और ये कह रहा है कि दोनों विषयों में जो पास होने वाले हैं वो तो 40 हैं दोनों में, तो मैंने 40 को तो यहीं लिख दिया, ये तो दोनों में पास हुए। सोशल साइंस में कितने हुए, सामाजिक विज्ञान में 65 हुए, जिसमें से 40 लोग तो ऐसे हैं जो इतिहास में भी पास हुए। अकेले सोशल साइंस की बात की जाए तो 25 आ गए, ये हुआ। हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में 60 लोग पास हुए तो 40 लोग तो इसमें भी पास हुए, तो अकेले हिस्ट्री में कितने हुए, 20 हुए, तो मैंने 20 लिख दिया। अब चलो, ये कह रहा है
कि भाई साहब उत्तीर्ण वाले छात्रों का प्रतिशत 40, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल कितने बंदे पास हुए हैं ये देखते हैं। 40 और 20 60, 60 और 25 85, 100 में से 85 लोग तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए भाई साहब? 100 में से 85। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि ये 85 कहाँ से है, इन सबको जोड़ा है, इन सबको मैंने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। तो मुझे एक बात बताइए, कितने लोग फेल हुए? 15 लोग फेल हुए। और यहां पर दे कितने रखा है? दे रखा है 90, तो 15 किसके बराबर हुआ? 90 के। तो हमें क्या बताना था? छात्रों की कुल संख्या बतानी थी, मतलब 100 का मान बताना था। 90 बटा में 15 गुना में 100, 15 छीके क्या होगा? 90, तो 600 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप। एक बार फिर से इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझ लेंगे। वेन डायग्राम पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। वेन डायग्राम पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और देखिए और क्या है आपके लिए, ठीक है, इस पर ही ध्यान से देखते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से और करके दिखाएंगे। ये रहा 99 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है, ध्यान से देखिएगा आप। इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन को थोड़ा सा सेट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको देखना। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसको देखेंगे। एक शहर की 90% जनता के पास मोटरसाइकिल है, 15% के पास मोटर नहीं 90% के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ये आपसे पूछा गया। अब इसको देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या है जिसमें 90% जनता के पास क्या है? मोटरसाइकिल है, और 15% के पास यहाँ पर मैं इसको बार बार मोटर, ये तो मोटर कार है, मोटर कार, एक तरह से हम इसको कार कह सकते हैं, और ये एक तरह से मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल। और भाई साहब साइकिल में तो बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मोटरसाइकिल, ये है, ठीक है। अब देखना, 90% जनता के पास मोटर कार और 15% के पास भी मोटरसाइकिल, तो ये तो 105% हो गए। इसका मतलब क्या है? 5% लोगों के पास दोनों है, यही हुआ। तो अगर मैं कहूं कि मोटर कार, अकेली मोटर कार कितने लोगों के पास है? 90% के पास तो टोटल है, जिसमें से 5 के पास ये है, तो 85 लोगों के पास होगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं मोटरसाइकिल की, तो 15% के पास मोटरसाइकिल है, जिसमें से 5% लोगों के पास ये भी है, मतलब मोटर कार भी है, तो कितने लोग बचे? 10 लोग बचे, यही होगा। अब देखो, अब मुझे एक बात बताइए, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? ये आपसे पूछा गया कि कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। मोटरसाइकिल वाले टोटल कितने हैं? 15 हैं, उसमें से कार कितने लोगों पर है? 5 लोगों पर है, यही तो है ना। मोटरसाइकिल वाले कितने लोग हैं? 15, और उसमें से कार कितने लोगों पर है? 5 पर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 बटा में 3, 33 सही 1/3% होगा। ऑप्शन 20 का क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन 20 का क्या है? परम सत्य आंसर है। एक बात का ध्यान रखना, कई विद्यार्थी इसमें ऐसे पजल हो जाएंगे, वो क्या करने लगेंगे कि 5/100 गुना में 10 करने लगेंगे, 50% आंसर करने लगेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ये 5 लोग हैं इनके पास मोटर कार तो है ही, ये इसी में तो काउंट होंगे। मोटरसाइकिल भी है, मोटर कार भी है, तो मोटरसाइकिल भी तो है इनके पास, तो ये इसमें जुड़ेंगे। ये ध्यान रखना इस बात का। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर पजल हो सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाले लोग तो 10 हैं, भैया मोटरसाइकिल वाले लोग 15 हैं, क्योंकि उनके पास मोटर कार तो है पर उनके पास मोटरसाइकिल भी है। तो टोटल वो लोग कितने हैं? 15 हैं। टोटल वो लोग 15 हैं, उनमें से 5 के पास मोटर कार भी है, तो 5/15 गुना में 100 करेंगे। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी गलती ना करें जिससे आपके कैरियर को चोट लगे। देखेंगे एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं वेन डायग्राम में ही, ठीक है। आराम से एक क्वेश्चन और देखिए आप।
इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एसएससी सीपीओ 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अपने ऐप पर होंगे, परिवर्तन बैच में होंगे, ठीक है। उनकी आज शाम को 6 बजे क्लास हुई थी। 6 बजे से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का हमने सेशन को आगे बढ़ा दिया है। कल आपकी टाइमिंग रहेगी ऐप के क्लास की सुबह 10 बजे। आपको उस क्लास में निश्चित तरीके से पहुँचना है, और अगर आपने आज वाली क्लास को नहीं लिया है तो आप उसको रिवाइज करके आएंगे, ठीक है, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। तो आप उसको रिवीजन जरूर करके आएंगे। अगर आपने आज वाली क्लास ली है तब भी, अगर नहीं ली है तो ले लेंगे। ऐप वाली क्लास की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहना चाहता है, इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन द साइंस एंड 42% फेल्ड इन द मैथमेटिक्स। इफ 32% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, ये आपसे पूछा गया। देखिए जब कभी भी पास और फेल की बात हो, या फिर कुछ ऐसी बात हो, तो आप इसको एक उसमें चेंज कर लीजिए, या तो सबको पास में कर लीजिए या फिर सबको फेल में कर लीजिए। यहाँ पर फेल में चेंज करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें तो फेल में दे ही रखी है, एक चीज़ पास में थी तो उसको भी फेल में बदल लेते हैं। हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 54% कैंडिडेट पास हो रहे हैं, किसमें? एक एग्जामिनेशन में जो साइंस का है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें फेल कितने हो रहे होंगे? क्या मैं बता सकता हूँ? बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। 40% लोग फेल हो रहे होंगे, यही होगा। अब बनाओ इसका फोटो। अब इसका वो भाई साहब ये गोले से बनाने क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पर बात किस किस की कर रहा है? ये बात कर रहा है साइंस की और मैथ की। बात किस किस की कर रहा है? साइंस और मैथ की। दोनों में कितने फेल हैं? 32 लोग फेल हैं। साइंस में कितने हैं? 40, तो 32 तो यही हो गए। बाकी कितने बचे? 14, ये 14 ही हो गए। मैथ की बात करता हूँ तो 42 लोग क्या थे? मैथ में फेल थे। ये अगर 42 में से देखूँ 32 तो यही हो गए, तो 10 ये हो गए। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, और 3 और 1 4 और 1 5, 56% क्या हो गए भाई साहब, लोग फेल हो गए। तो पास कितने हो गए? 100 में से अगर आप 56 को माइनस कर देंगे तो 44% लोग क्या हो गए? पास हो गए। 44 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 44 इज द राइट आंसर। 44 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 44 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सब चीज़ें समझ आई होंगी। आपकी PDF सारी अवेलेबल हो जाएंगी आपको बहुत जल्दी, ठीक है। आज के सेशन को आप लोगों ने काफ़ी सही तरीके से समझा होगा, आशा यही करता हूँ। आपका जो मंडे को सेशन चलेगा वो नया चैप्टर होगा। हम उसमें उम्मीद करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट उसमें रखेंगे, आप उसको समझेंगे। अगला जो भी सेशन होगा वो मॉक टेस्ट का होगा, आप उसमें भी बने रहिए। बहुत शानदार तरीके से आपका मॉक टेस्ट चलेगा, ठीक है। सबसे पहले उस मॉक टेस्ट में अरुषि मैम आपको करवाएंगे अभी इस सेशन के ख़त्म होते ही। कल ऐप की क्लास होगी सुबह 10 बजे, आप प्लीज़ उसमें बने रहिए। आज भी क्लास हुई थी शाम को 6 बजे। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो एक बार ले लें, रिवीजन कर लें वहाँ से। आज के सेशन को यहीं तक। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑफलाइन कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।